हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए डेली एडिटोरियल एनालिसिस में। अगेन वी विल स्टार्ट विद 10 न्यू वर्ड्स एंड देन वी विल मूव ऑन टू अ एडिटोरियल। बट बिफोर दैट एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज 20 अगस्त है। आज से ही शाम में 5:30 से 8 बजे तक बैंकिंग एडवांस की नई बैच शुरू हो रही है। तो एग्जाम लेवल का इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, साथ में बैंकिंग अवेयरनेस, उसमें मॉक टेस्ट और विथ लाइफ टाइम मेंबरशिप, अगर ये सब आपको चाहिए तो आज से ये बैंकिंग एडवांस कोर्स की नई बैच शुरू हो रही है। समय पहले बताया जैसे 5:30 से 8 बजे तक रहेगा शाम में। ठीक है, तो यू आर ऑल वेलकम टू दिस बैच। लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एक्चुअल क्लास टुडे। आज हम पहले 10 नए वर्ड्स देखेंगे और फिर एडिटोरियल पे जाएंगे। आज का पहला वर्ड है हमारे पास एस्ट्यूट। कौन सा वर्ड है पहला? एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मीनिंग एक्चुअली होता है किसी चीज को, ऐसा व्यक्ति जो चीजों को बहुत बारीक समझता हो, यानी जिसको किसी चीज की डिटेल्स पता हो या उसका परसेप्शन, अंदाजा बहुत अच्छा हो, बिकॉज उसकी समझ अच्छी है ना। ऐसा ही वो फॉर्चुनेट नहीं है, वो लकीली कुछ नहीं बता देता कि समझ अच्छी है, बारीक समझ है, इसलिए उसका अंदाजा या परसेप्शन अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को कहेंगे हम कि वो व्यक्ति एस्ट्यूट है। ठीक है, देखो सेंटेंस पे पढ़ेंगे हम, ध्यान में आएगा। हिज एस्ट्यूट एनालिसिस ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स हेल्प्ड हिज कंपनी मेक अ प्रॉफिट। उसकी कंपनी को प्रॉफिट इसीलिए हुआ क्योंकि उसने मार्केट के ट्रेंड्स का एनालिसिस कैसा किया? एस्ट्यूट एनालिसिस किया, मतलब बहुत बारीक एनालिसिस किया, और इसलिए बारीक एनालिसिस था, इसलिए उसका परसेप्शन अच्छा था, इसलिए कंपनी ने प्रॉफिट किया। ठीक है, देखो मीनिंग देखेंगे। हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली असेस सिचुएशंस। ये किससे आती है? समझदारी से आती है, चीजों को बारीक देखने से आती है। और पीपल एंड टर्न दिस टू वंस एडवांटेज, और वो अपनी एडवांटेज के हिसाब से यूज करना। तो एस्ट्यूट का मतलब है किसी चीज को बारीक बहुत डिटेल में समझना और उसका अच्छा परसेप्शन बनाना उसके बेसिस पे। सिनोनिम क्या होंगे इसके? श्रूड। श्रूड का मतलब होता है समवन हु गोज इनटू वेरी माइन्यूट डिटेल्स, बहुत बारीक डिटेल में जाने वाला और अपने हिसाब से चीजों को मरोड़ने वाला, उसे कहते हैं श्रूड। श्रूड इज जनरली इन निगेटिव सेंस, है ना। कोई व्यक्ति अगर श्रूड है मतलब एट ही वॉन्ट्स टू विन एट एनी कॉस्ट, वो जीतने के लिए गलत रास्ते भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को श्रूड कहेंगे। वो डिटेल में जाता है लेकिन गलत तरीके से। एस्ट्यूट हैज पॉजिटिव सेंस। ठीक है। शार्प, है ना, कोई व्यक्ति शार्प है, इसकी समझ अच्छी है। परसेप्टिव, बिकॉज समवन अंडरस्टैंड्स समथिंग वेरी प्रॉपरली, दैट इज वाई ही कैन परसीव मोर, द पर्सन कैन परसीव इन अ बेटर मैनर, राइट। तो उसे कहेंगे हम परसेप्टिव है। एंटोनिम क्या होंगे इसके? जिसको समझ नहीं है वो कैसा होगा? फूलिश या नेव। नेव मतलब समवन हु फेल्स टू टेक डिसीजंस, है ना, बहुत ही ऐसा गुमसुम सा या डिसीजन नहीं लेने वाला व्यक्ति जो कहेंगे नेव है बहुत। या अनपरसेप्टिव, जिसका परसेप्शन सही नहीं होता या नहीं कर पाता। समझ गया? एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मीन समवन हु गोज इनटू डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग एंड देन परसीव्स इन अ बेटर मैनर। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सरकमवेंट। सरकमफरेंस सुना है आपने? सरकमफरेंस, है ना, मैथ्स में सर्कल का क्या होता है? सरकमफरेंस होता है, तो ऐसा आ जाता है पूरा सरकमफरेंस। यहां पे सरकम तो दिया है और क्या दिया है? सरकमवेंट, यानी अगर कोई ऐसा जा रहा है और बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो उसको फिर सरकमवेंट करना पड़ेगा, मतलब सर्कल की तरह ऐसा घूम के जाना पड़ेगा, कोई तो भी रास्ता निकालना पड़ेगा। तो दूसरा रास्ता ढूंढना उसे कहते हैं हम सरकमवेंट, ना, दूसरा रास्ता। ठीक है। देखो सेंटेंस पढ़ेंगे। दे फाउंड अ वे टू सरकमवेंट द रूल्स, ना, रूल्स ने अड़ंगा डाला तो रूल्स से निकलने का इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। अब कोई भी तरह का रास्ता निकालना, किसी चीज को बाईपास करना, इसे कहेंगे हम सरकमवेंट करना। बाईपास करते ना हम चीजों को, बाईपास करते में प्रॉब्लम आ गया, चलो छोड़ो ना यार, घूम के चले जाएंगे, दैट इज
सर्कमवेंट, है ना। तो सर्कमवेंट द रूल्स बाय यूजिंग अ लूप होल। लूप होल का मतलब क्या होता है? लूप होल का मतलब होता है कोई गैप, है ना। जब लॉ मेकर्स कोई लॉ बनाते हैं तो उसमें ऐसी कोई चीज करने की या बोलने की छूट जाती है या लिखने की छूट जाती है जिसका इस्तेमाल गलत तरीके से बहुत से लोग करते हैं। तो वो जो गैप होती है जिसका गलत इस्तेमाल लोग करते हैं उसे कहते हैं लूप होल, ठीक है। तो वो लूप होल का यूज करके उन्होंने क्या किया, एक रास्ता निकाला अलग सा, दैट इज कॉल्ड सर्कमवेंट, ठीक है। तो मीनिंग क्या होगा इसका, देखो, टू फाइंड अ वे अराउंड, टू फाइंड अ वे अराउंड यानी किसी ऑब्स्टेकल से निकलने का रास्ता ढूंढना, दैट इज सर्कमवेंट। या टू ओवरकम अ प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, टिपिकली इन अ क्लेवर एंड सरप्टिशियस वे, है ना। किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का जो रास्ता होता है, और वो कैसे रास्ता निकालना है, क्लेवर तरीके से, क्लेवर दिमाग का यूज करके, और सरप्टिशियस वे। सरप्टिशियस का मतलब हम लोग देख चुके हैं, सरप्टिशियस का मतलब छुपते छुपाते, सबको एकदम दिख रहा है और फिर वो रास्ते से उधर से भाग रहा है, ऐसा नहीं, छुपते छुपाते रास्ता निकालना, दैट इज कॉल्ड सर्कमवेंट, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे इसके, बाईपास ना, ये बाईपास ऐसा ही होता है, ठीक है, बाईपास। इवेड करना, इवेड का मतलब हमने कल ही देखा था, कल की ही क्लास में। इवेड मतलब अवॉइड करना किसी चीज को, या किसी चीज से दूरी बना के रखना। यहाँ ऑब्स्टेकल से दूरी बना के रखे, ऑब्स्टेकल दिखा दूर से ही भाग गए, है ना। आप जा रहे हो बाइक से, ट्रैफिक पुलिस दिखा, दूसरी पतली गली से निकल गए, दैट इज सर्कमवेंट, ठीक है। या अवॉइड करना, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे इसके, सीधा सामना, कन्फ्रंट, है ना, बिल्कुल सामना करना, फेस करना, या इनकाउंटर करना। इनकाउंटर का मतलब होता है सामना, ठीक है। बहुत बार लोगों ने उसका एनकाउंटर हो गया, अरे एनकाउंटर हो गया, इसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं होता। एनकाउंटर होना मतलब सामना होना, इनकाउंटर में मारा गया उसका कुछ मतलब तो भी होगा एटलीस्ट। इनकाउंटर में मारा गया मतलब जब सामना हुआ तो पुलिस ने उसको गोली मारी और उसमें उसकी डेथ हो गई, दिस कैन बी करेक्ट, ठीक है। पर एनकाउंटर का एक्चुअल मीनिंग होता है सामना होना, ठीक है। क्लियर, आई होप यहां तक क्लियर होगा। आगे चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इनकॉन्ग्रुएस। आपने कॉन्ग्रुएंट लाइंस पढ़ी होंगी, कॉन्ग्रुएंट लाइंस मैथ्स में, है ना, ज्योमेट्री में होती है। कॉन्ग्रुएंट लाइंस कौन सी होती है ना, ऐसी लाइंस जो कभी नहीं मिलती, पैरेलल की तरह होती है कॉन्ग्रुएंट लाइंस, बिल्कुल सेम, राइट। यहां पे कॉन्ग्रुएस का मीनिंग वही होता है, समथिंग विच इज एग्जैक्टली सेम, कॉन्ग्रुएस। जो मैच होता है वो कॉन्ग्रुएस हो गया। इनकॉन्ग्रुएस का मतलब होता है जो मैच नहीं होता, समथिंग दैट डज नॉट मैच। एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, ऐसे ही कुछ तो भी, तो ये लाइन मैच नहीं होने वाली, राइट। तो ये हो गया इनकॉन्ग्रुएस, समथिंग दैट डज नॉट मैच इज इनकॉन्ग्रुएस, ठीक है। देखो सेंटेंस, द मॉडर्न फर्नीचर लुक्ड इनकॉन्ग्रुएस इन द हिस्टोरिक मैंशन। मैंशन का मतलब कल हमने देखा था बंगला, हिस्टोरिक मैंशन था। और हिस्टोरिक मैंशन में जब मॉडर्न फर्नीचर लाया तो वो कैसा लग रहा था, इनकॉन्ग्रुएस लग रहा था, मैच नहीं हो रहा था, है ना। तो मैच नहीं होने को बोलेंगे इनकॉन्ग्रुएस। क्या मतलब है इसका, देखो, नॉट इन हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है, मैच करना, है ना, सब साथ में सही लगना। देखो हारमोनियम देखा है ना अपना, हारमोनियम। तो हारमोनियम पे क्या होता है, अलग अलग सुर भी हो तो भी जब साथ में बजते हैं तो सब साथ में कितने मधुर लगते हैं, है ना। तो दैट इज हारमोनियम, क्योंकि उसमें सब हारमोनी में बजते हैं। तो हारमोनी का मतलब सब साथ में सही लगे, उसे कहेंगे हम हारमोनी। और कीपिंग विद द सराउंडिंग्स और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, बाकी सब लोगों से मैच हो जाना। सिनोनिम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं है, या आउट ऑफ द प्लेस। आउट ऑफ द प्लेस का एक्चुअल मीनिंग कोई जगह से बाहर होना ऐसा नहीं होता। आउट ऑफ द प्लेस मतलब समथिंग इज लुकिंग वेरी ऑड, कुछ तो भी ऑड लग रहा है, वो मैच नहीं हो रहा उससे, हम बोलते हैं ना मैच नहीं कर रहा है यार। ये आपने घर में आपकी घर की दीवार का कलर और दूसरी कलर का सोफा ला दिया और वो सेट नहीं हो रहा है वहाँ पे, अब कह रहे हो यहाँ द सोफा इज लुकिंग आउट ऑफ प्लेस, है ना, वो सही नहीं लग रहा उस जगह पे वो, दैट इज
मैच नहीं होना, इनअप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट नहीं लगना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? हार्मोनियस, कंसिस्टेंट या फिटिंग। समझ गए? क्लियर यहां तक? चले अगले वर्ड पे। तो इनकॉन्ग्रुएंस समझ गया ना, मैच ना होना मतलब इनकॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज माइरियाड। माइरियाड एक्चुअली नाउन और एडजेक्टिव दोनों करके यूज होता है। माइरियाड का मतलब होता है कुछ तो भी बहुत ज्यादा नंबर में होना, है ना, समथिंग इन लार्ज नंबर्स कॉल्ड माइरियाड। द स्काई वॉज लिट अप बाय अ माइरियाड ऑफ स्टार्स। पूरा आकाश चमचमा रहा था माइरियाड ऑफ स्टार्स से। तो माइरियाड मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स में, कोई भी बहुत ज्यादा नंबर्स में होना, जैसे अ काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर। काउंटलेस अनगिनत, या फिर बहुत ही बड़ा नंबर। सिनोनिम क्या होंगे इसकी? मल्टीट्यूड, अगेन इन लार्ज नंबर। प्लेथोरा वर्ड ये हम 2-3 क्लासेस पहले देख चुके हैं। प्लेथोरा अगेन मीन्स समथिंग इन लार्ज नंबर्स, बहुत ज्यादा नंबर्स में। देखो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, ना, जिसको गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा नंबर्स में होगा, उसी के लिए हम माइरियाड यूज करते हैं। काउंटलेस, ना, ये यहां पे भी आया काउंटलेस। एंटोनिम क्या होंगे इसके? बहुत कम, फ्यू, थोड़े से। एक्चुअली अफ्यू चाहिए ग्रामेटिकल अगर देखे तो। लिमिटेड, है ना, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। या स्कार्स, स्कार्स मतलब कमतरता जिसकी हो, कमी जिसकी हो, दैट इज स्कार्स। समझ गए? माइरियाड, माइरियाड प्रॉब्लम्स, है ना, ही इज फेसिंग माइरियाड प्रॉब्लम्स। माइरियाड प्रॉब्लम्स मतलब अनगिनत दुख है उसको, अनगिनत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, माइरियाड प्रॉब्लम। समझ गए यहां तक? चले अगले वर्ड पे। चलो, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का खुद निर्णय लेने का जो हक है ना, उसका जो अधिकार है कि वो खुद निर्णय ले सकता है, ये इसको बोलेंगे हम प्रेरोगेटिव। एखादे व्यक्ति का खुद से निर्णय लेने का जो अधिकार है उसे हम प्रेरोगेटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखो, इट इज द मैनेजर्स प्रेरोगेटिव। ये मैनेजर का प्रेरोगेटिव है टू मेक द फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन लेना ये किसका हक है, किसका अधिकार है? मैनेजर का। समझ गए? मतलब क्या होगा इसका? अ राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास। किसी क्लास का या किसी व्यक्ति का खुद से निर्णय लेने का जो अधिकार है उसे प्रेरोगेटिव कहते हैं, है ना। सिनोनिम क्या होगा इसका? प्रिविलेज, ये अधिकार आपको प्रिविलेज की तरह मिला है, यानी राइट नहीं है, प्रिविलेज है। ठीक है ना, आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा रहता है ड्राइविंग इज नॉट अ राइट, इट्स अ प्रिविलेज। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि जो उससे आप ले सकते हैं, प्रिविलेज है, मतलब आपको दिया गया अधिकार है जो आपसे छीना भी जा सकता है। एंटाइटलमेंट, या आपको जो पुश्तों से मिला हुआ, पुश्तों से या पुरखों से मिला है, वो एंटाइटलमेंट हो गया, या राइट, अधिकार। तो ऑफ कोर्स प्रेरोगेटिव और ये जो तीनों वर्ड्स दिए हैं दे डील विथ राइट, बट एग्जैक्टली सेम मीनिंग्स के वो नहीं है, इनमें डिफरेंस है। एंटोनिम क्या होगा इसका? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी। अब अधिकार नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको निभानी है। ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेन जिम्मेदारी। ठीक, समझ गए? प्रेरोगेटिव किसी भी व्यक्ति का खुद से निर्णय लेने का अधिकार इज प्रेरोगेटिव। चलो चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज स्पोरैडिक। स्पोरैडिक, एक हमने देखा था सोपोरिफिक, ये वर्ड हमने देखा था। अभी देख रहे हैं हम वर्ड स्पोरैडिक। स्पोरैडिक मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो बहुत कम नंबर्स में है और वो भी बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत फैली हुई। समथिंग विच इज स्कार्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत कम नंबर्स में एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, उसे कहेंगे हम स्पोरैडिक। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर? सॉरी, क्या सेंटेंस है? द ऑथर, सॉरी, द पावर आउटेजेस वेयर स्पोरैडिक।
पावर के आउटेजेस, पावर आउटेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाना, लाइन जाना, है ना। तो द पावर आउटेजेस वेयर स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब बहुत कम थे और डिस्ट्रीब्यूटेड थे, हैपनिंग ओनली वंस इन अ व्हाइल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, वंस इन अ व्हाइल का मतलब बहुत दिनों में एक बार हो रहा है, बहुत दिनों में एक बार, तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो भी बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए उनको क्या करें हम, स्पोरेडिक। मतलब क्या होगा इसका, ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स और इन फ्यू प्लेसेस, स्कैटर्ड और आइसोलेटेड। तो अगर आपको याद रखना है तो इतना रखना, स्कैटर्ड समथिंग विच इज इन वेरी लो नंबर्स एंड इट इज स्कैटर्ड ऑल्सो, तो उसे कहेंगे हम स्पोरेडिक। क्लियर यहां तक। चले अगले वर्ड पे, सॉरी अगला वर्ड नहीं, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे फिर। ओकेजनल, कभी कभी होने वाली चीज, इनफ्रीक्वेंट या इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब कुछ देर हो रहा है फिर नहीं हो रहा, फिर हो रहा है फिर नहीं हो रहा, तो दैट इज इंटरमिटेंट। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, समथिंग दैट हैपन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस या कंसिस्टेंट बेसिस, या जो फ्रीक्वेंट है वो हमेशा होने वाली चीज। स्पोरेडिक चीज हमेशा नहीं होती, वो बहुत स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सॉरी स्कैटर्ड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और बहुत कम नंबर्स में होती है। ठीक, क्लियर यहां तक। चले नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एब्स्टेन। अरे ये वर्ड आप हमेशा जब वोटिंग होती है ना संसद में, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स ले लो, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स ले लो, जहाँ पे वोटिंग हो वहाँ पे आप हमेशा एब्स्टेन ये वर्ड सुनते हैं। या यूनाइटेड नेशंस में अभी आपने सुना होगा कुछ ही दिन पहले, जब रशिया जो यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन के वॉर के वक्त यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव आया था जहाँ पे रशिया को कंडेम करने था कि उन्होंने इस चीज़ के लिए कि उन्होंने यूक्रेन पे आक्रमण किया। तो इस चीज़ के लिए क्या हुआ था कि जो जहाँ वोट करना था कि सबने कंडेम करना चाहिए, ऐसा यूनाइटेड नेशन में वो प्रस्ताव था, तो इंडिया डिड नॉट वोट। व्हाट डिड इंडिया डू, इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, यानी इंडिया ने खुद को वोट करने से अलग कर लिया, रोक लिया। इसे कहते हैं एब्सटेन करना, है ना, टू स्टे अवे। ही डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग स्वीट्स। एब्सटेन मतलब क्या, टू स्टे अवे, अलग रहना, नहीं इन्वॉल्व होना किसी। तो यहाँ पे स्वीट्स ईट करने से खुद को क्या किया उसने, ही स्टेड अवे फ्रॉम ईटिंग स्वीट्स, है ना। ही डिड नॉट ईट स्वीट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। पूरा जनवरी महीना भर मीठा नहीं खाया भाई इसने, देखो कितना बड़ा त्याग किया है। तो एब्सटेन समझ गए क्या मतलब होगा इसका, टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉइंग समथिंग, खुद को रोकना। एब्सटेन का मतलब है खुद को कोई चीज करने से रोकना या उन चीज से दूर रहना, एब्सटेन करना। ठीक, सिनोनिम क्या होगा, रिफ्रेन अलग रहना, दूर रहना, विथहोल्ड रोक के रखना, या अवॉइड करना, किसी चीज को करने से खुद को अवॉइड करना। एंटोनिम्स, इंडल्ज, इंडल्ज मतलब किसी चीज में हिस्सा बनना, उसका पार्ट बनना, उसे कहेंगे हम इंडल्ज करना। पार्टेक, पार्टेक मतलब हिस्सा लेना। एंगेज का मतलब भी होता है किसी चीज में इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो एंगेज, इंडल्ज, पार्टेक सबका मतलब है किसी चीज में इन्वॉल्व होना, हिस्सा होना किसी चीज का। और एब्सटेन का मतलब है चीजों से दूर रहना। समझ गए यहां तक, क्लियर। चले अगले वर्ड पे, हाउ मेनी वर्ड्स डू वी हैव, और आई थिंक एक दो वर्ड्स है। चलो ये वर्ड देखते हैं, कौन सा वर्ड है, कोर्स। कोर्स, किसी को कोर्स करना मतलब दबाव डालना। कोर्स करना का मतलब क्या होता है, दबाव डालना किसी, है ना। देखो सेंटेंस देखो, आपको ध्यान में आएगा। द सस्पेक्ट क्लेम दैट ही वाज कोर्स्ड इनटू कन्फेसिंग। जो सस्पेक्ट था, सस्पेक्ट मतलब कौन, जिसपे शक है ना, कोई गुनाह किया गया है और वो गुनाह का जो वो गुनाह के लिए जो आरोपी है, जिस पे शक है, उसे कहते हैं हम सस्पेक्ट, कि शायद इसने किया होगा, इस पे आरोप करेंगे, इस पे शक है। आरोपी नहीं होता है वो, उस पे आरोप लगाया नहीं जाता कि इसने ही किया, ये आरोप हो गया। सस्पेक्ट का मतलब है जिस पे शक है कि शायद ये हो सकता है, वो हो गया सस्पेक्ट, है ना। तो सस्पेक्ट जो था उसको
जब पकड़ा तो उसने क्या बोला कि ही वॉज कोअर्स्ड इनटू कन्फेसिंग, कि मैंने कन्फेस किया है, लेकिन कन्फेस करने के लिए, कन्फेस करना मतलब क्या, सच बताना, सच बताने को बोलते हैं कन्फेस करना, है ना, कन्फेशन या कन्फेसिंग, सच बताना। तो उसने सच बता दिया, उसने हाँ कह दी कि हाँ मैंने ही गुनाह किया था, पर बाद में उसने कहा कि मुझ पे दबाव डाला गया था सच बोलने के लिए, या ऐसा बोलने के लिए मुझ पे दबाव डाला गया था, ठीक है। वो दबाव में आके मैंने ये बयान दिया है जो एक्चुअली सच नहीं है। दिस इज व्हाट ही वाज क्लेमिंग। तो मतलब क्या, मीनिंग क्या होगा कोअर्स का, दबाव डालने का, टू परसुएड समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स, किसी को कुछ कहने के लिए बोलना, लेकिन कैसे, फोर्स करके या थ्रेट देके, धमकी देके। फोर्स का मतलब क्या होगा फिर, दबाव डालना, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा इसका, किसी को कंपेल करना, मतलब दबाव डालना, कंपलसरी करना, किसी को कंपेल करना, प्रेशराइज करना, प्रेशर डालना किसी पे, करो, इंटिमिडेट करना, बहुत पीछे लगना करने के लिए, होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर, घर वाले करते हैं ना, दिस इज इंटिमिडेटिंग, पता है हमने भी की, हमको भी किया गया और हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटिमिडेट करना। एंटोनिम क्या होगा इसका, ऐसा नहीं करते हुए, देखो होमवर्क कर लो फिर ऐसा करूंगा, लालच दिखाना, परसुएड करना, है ना, या इनकरेज करना, देखो तुमने अगर अच्छे से अभी किया तो आगे जाके बहुत अच्छा होगा, इनकरेज किया। या एंटाइस करना, एंटाइस है फिर से लालच दिखा के काम करवा लेना। तो दो तीन तरीके हैं काम करवा लेने के, एक तो इनकरेज कर सकते हो आप, या लालच दिखा सकते हो, या जबरदस्ती कर सकते हो। तो कोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती करा लेना कोई काम, ठीक है, समझ गया कोर्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड मस्त वर्ड है ये, डिमीनर। क्या है प्रोनाउंसिएशन, डिमीनर। डिमीनर का मतलब होता है किसी का आउटर लुक, बाहर से वो व्यक्ति कैसा लग रहा है उसको कहते हैं डिमीनर। कि मैं एक्टिंग करते हुए अगर ऐसा बिल्कुल ऐसा देखूं, शायद लगूं कि मैं बहुत गुस्से में हूं, मेरे चेहरे से पता नहीं लगता है कि नहीं लगता, लेकिन मैं अगर ऐसे देखूं तो बहुत गुस्से में लग सकता हूं, तो ये मेरा डिमीनर हो गया है कि आई एम लुकिंग एंग्री, बराबर है। अगर हंसता हुआ दिखूं या ऐसा दिखूं तो आई मे जस्ट लुक काम, मुझे एक्टिंग आती नहीं, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ बताने के लिए कि ये जो आउटर लुक है दिस इज कॉल्ड डिमीनर, है ना, इसे कहते हैं डिमीनर। तो ये सिर्फ चेहरे से नहीं, ये पूरे बॉडी की लुक से पता चलता है, कि उसका डिमीनर से पता चले किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल देखता हूँ। आप क्लास में बैठे हो और आपके टीचर बहुत तमतमाते आए और बहुत गुस्से में से खड़े हो गए, बिल्कुल गुस्से में आपकी तरफ देख रहे हैं, भले उनको गुस्सा करना नहीं है लेकिन उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि बंदा बहुत गुस्से में है आज, बराबर है। तो वो कैसे पता चला, तो उनका जो ये आउटर लुक है इसे कहेंगे हम कि आज उनका डिमीनर बहुत एंग्री है, यानी उनका आउटर लुक से बहुत एंग्री लग रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, हर काम डिमीनर। अब इनका डिमीनर कैसा है, काम, शांत एकदम, खड़े चल रहे हैं लेकिन बंदा शांत है, बंदा नहीं है, लड़की है, वो लड़की एकदम शांत है, तो डिमीनर को क्या कहेंगे, काम डिमीनर। हेल्प टू डिफ्यूज द टेंस सिचुएशन, सिचुएशन टेंस थी लेकिन उसका डिमीनर एकदम काम था, शांत लग रही थी और इसलिए टेंशन डिफ्यूज हो गया, ठीक है। क्या मीनिंग होगा इसका, द वे अ पर्सन बिहेव्स टूवर्ड्स अदर्स, देयर आउटवर्ड बिहेवियर, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या, कि उनका बाहरी बिहेवियर कैसा, अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन बाहर से बहुत काम लग रहा है, तो उसके कहते हैं काम डिमीनर। सिनोनिम क्या होगा इसका, मैनर, कंडक्ट या एटीट्यूड। अभी देखो इसका एंटोनिम नहीं हो सकता क्योंकि ये एक नाउन है ना, किसी नाम का, हर एक नाम का एंटोनिम नहीं हो सकता। इसके वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे लेकिन दे आर नॉट एंटोनिम्स एट ऑल, दे आर ऑल सिनोनिम्स, सिनोनिम्स ही है वो सारे, एंटोनिम्स कोई भी नहीं है, ठीक है। तो डिमीनर मतलब बाहरी जो लुक होता है उसे कहेंगे हम डिमीनर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड, द लास्ट वर्ड फॉर टुडे, द वर्ड इज पेंसिव। पेंसिव, पेंसिव, ठीक है। पेंसिव का मतलब होता है इस बहुत विचार करना किसी चीज पे, जनरली मूड के साथ यूज होता है, पेंसिव मूड है,
पेंसिव मूड मतलब ऐसा मूड जिसमें आप बैठे हो और सोच रहे हो, बहुत सोच विचार में डूबे हुए हो, उसे कहेंगे हम पेंसिव मूड। ठीक है, चलो सेंटेंस क्या दिया है, ही सैट बाय द विंडो इन अ पेंसिव मूड लॉस्ट इन हिज थॉट्स। वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, मतलब वो कौन से मूड में था, पेंसिव मूड में था। क्या हो गया मतलब, मीनिंग क्या है इसका, एंगेज्ड इन, इन्वॉल्व इन और रिफ्लेक्टिंग डीप और सीरियस थॉट, बहुत सीरियस थॉट में डूबा हुआ होना। सिनोनिम्स क्या होंगे, थॉटफुल होना, रिफ्लेक्टिव होना या कंटेम्पलेटिव होना। कंटेम्पलेटिव मतलब जो चीज हो गई उस पर सोचना, विचार करना। रिफ्लेक्ट करना भी वही मतलब होता है, जो चीज हो गई उस पर पुनर्विचार करना, दैट इज रिफ्लेक्शन। एंटोनिम, बिना सोच विचार किए, मस्त, अनथिंकिंग, थॉटलेस, कुछ नहीं है दिमाग में, केयर फ्री, कुछ चिंता नहीं है, मस्त, वो मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, दैट इज पेंसिव का एंटोनिम। ठीक है, तो पेंसिव मतलब क्या, सोच में डूबा हुआ होना। समझ गए, क्लियर यहां तक। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी एडिटोरियल। ठीक है, चलो। तो ये आर्टिकल है अभी हमारे सामने, गुड नॉट अगली ऑन दी 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। जो अभी नेशनल फिल्म के जो अवार्ड्स दिए गए उस पर एडिटोरियल है। तो पहले आप इस एडिटोरियल को पढ़ लो एंड देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट। ठीक, डन, चलो गुड। क्या दिया है अभी यहाँ पे, गुड नॉट अगली ऑन दी 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो नेशनल फिल्म के अवार्ड्स जो दिए गए उस पर एडिटोरियल क्या दिया है, the National Film Awards appear to be facing a credibility crisis in recent years following some questionable choices and glaring omissions. ऑथर कह रहे हैं कि जो नेशनल अवार्ड्स है वो क्रेडिबिलिटी पिछले कुछ सालों में है ना, इन रीसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में क्रेडिबिलिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रेडिबिलिटी मतलब होता है साख, बराबर ना, किसी चीज की साख दाव पे है हम लोग है ना, उसकी और क्या कहते हैं उसकी जो विश्वसनीयता है उसकी, वो साख पे, वो दांव पे है। तो विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहे थे, क्यों, क्योंकि कोई क्वेश्चनेबल चॉइसेस थी। तो ऐसी चॉइसेस इसकी, जो फिल्म नेशनल फिल्म के अवार्ड जो देते हैं ना, उन लोगों की जो चॉइसेस थी उस पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि वो कुछ चॉइसेस ऐसी कर रहे थे जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, और कुछ ओमिशंस ऐसे थे, यानी लोगों को लगता था इन फिल्म्स को मिलना चाहिए था अवार्ड्स पर वो नहीं मिला। तो इनकी क्वेश्चनेबल चॉइसेस थी या फिर ग्लेरिंग ओमिशंस थे। ग्लेरिंग यानी साफ साफ दिखने वाले कि नहीं, इन फिल्म को नहीं देना है, ऐसा लग रहा था ऑथर के हिसाब से। फॉर इंस्टेंस, लास्ट ईयर द अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन फॉर द कश्मीर फाइल्स encapsulated the general political thrust
ऑफ द अवार्ड्स। तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि पिछली बार जो अवार्ड दिया गया था, कौन सा अवार्ड? बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन पे जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था वो कश्मीर फाइल्स को दिया गया था। उससे ऐसा लग रहा था, यानी वो एक सार था या सारांश था। इनकैप्सुलेटेड का मतलब क्या होता है? सार होना, किसी चीज का सारांश होना। द जनरल पॉलिटिकल थ्रस्ट ऑफ द अवार्ड्स। तो इससे ऐसा लग रहा था कि कोई पॉलिटिकल थ्रस्ट, थ्रस्ट यानी पुश, है ना, कोई पॉलिटिकल एजेंडा को धकेला जा रहा है, ऐसे उसमें से लग रहा था। वेयर ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग्स सिनेमा थिएटर्स बिकेम प्लेटफॉर्म्स फॉर कम्युनल स्लोगनियरिंग। तो कम्युनल स्लोगन्स उस फिल्म की जब स्क्रीनिंग हो रही थी थिएटर्स में, तो कम्युनल स्लोगन्स दिए जा रहे थे, और इसलिए इस फिल्म की चॉइस एज द बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं थी। दिस इज व्हाट द ऑथर फील्स। दस द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, यानी इस साल के 2024 के, डिक्लेयर्ड अर्लियर दिस वीक, केम एज अ सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, somewhat redeeming the prestige associated with the highest cinematic honors। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े सिनेमा के अवार्ड्स है, सिनेमैटिक ऑनर्स है, और इसलिए इस साल के जो चॉइसेस ऑथर ने देखे, तो ये चॉइसेस देखने के बाद ऑथर फेल्ट दैट कि इस बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स ने अपनी जो प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा को रिडीम करने की कोशिश की। रिडीम करना मतलब वापस लेना, वापस पाने की कोशिश, वापस लेना या वापस पाना। तो अपनी प्रतिष्ठा जो पिछली बार की चॉइसेस की वजह से खोई थी उन्होंने, वो अभी वापस लेने की कोशिश की है। तो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। मलयालम फिल्म आत्तम, directed by debutant Anandi Karshi, became an interesting choice for the best feature film, best screenplay and best editing। तो आतम, ये जो मलयालम फिल्म है, इसको बेस्ट फिल्म, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट स्क्रीन प्ले तीनों के नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, राइट। तो इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत अच्छी बात है इसलिए। स्पेशली इन द ईरा ऑफ द हैशटैग, स्पेशली इन द ईरा ऑफ हैशटैग। कौन सा हैशटैग? मी टू मूवमेंट। हैशटैग मी टू बहुत पॉपुलर हैशटैग है ना, और ऐसे मी टू के एरिया में, ईरा में, नॉट एरिया में, मी टू के ईरा में यानी समय में आतम जैसी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिलना इज इंटरेस्टिंग। वाई, क्यों? आगे दिया होगा इसके। विदाउट एवर स्लिपिंग इनटू प्रीचीनेस, द फिल्म मेकर यूजेस द सटल चेम्बर ड्रामा। सटल का मतलब हम बहुत बार अभी देख चुके हैं। सटल मतलब बहुत धीरे से, बारीक से, है ना, विदाउट डूइंग मच, स्लाइट चेंज में करते हैं कुछ, है ना, तो दैट इज सटल। सटल चेम्बर ड्रामा टू एनालाइज मेल बिहेवियर आफ्टर अ वुमन रेजेस एन एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज विद इन अ थिएटर ग्रुप। तो एक थिएटर ग्रुप है, उस थिएटर ग्रुप में एक महिला ने एक मेल आर्टिस्ट पे सेक्सुअल अब्यूज का आरोप लगाया है, एलिगेशंस लगाए हैं, और उसके बाद उस मेल का क्या बिहेवियर होता है उस पे ये पूरी फिल्म है। तो ये एक चेम्बर ड्रामा में पूरी फिल्म फिल्माई गई है, सटल चेम्बर ड्रामा में वो दिखाई गई है, ठीक। तो ये इतना पहला पार्ट में है। तो इसमें आपको क्या क्या पता चलता है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड आतम को क्यों मिला, उसमें क्या दर्शाया गया है, पिछले साल क्यों सवाल उठे थे नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड पे, फिल्म फेयर नहीं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स पे, और इस साल क्यों उसने अपनी प्रतिष्ठा वापस ली है, ऐसा ऑथर को लगता है। तो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट पैरा। नाउ गो टू द सेकंड पैराग्राफ, गो थ्रू इट, इसको पढ़ो, फिर इसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है, डन। चले, चलो, क्या दिया है? The award also comes at a time when protests and debates are roiling the country after the rape and murder of doctor in Kolkata. यहाँ पे एक वर्ड है रॉयलिंग दी कंट्री। रॉयलिंग दी कंट्री मतलब पूरे कंट्री को गुस्साए रखा है, मतलब कंट्री में बहुत गुस्सा है ना, और जिसकी वजह से प्रोटेस्ट और डिबेट्स ये हो ही रही है और उससे कंट्री बहुत गुस्से में है। तो रॉयलिंग ऑफ द कंट्री आफ्टर द रेप एंड मर्डर ऑफ अ डॉक्टर इन कोलकाता। कन्नड़ फिल्म Kantara, which won the Best Popular Film and also fetched its director Rishabh Shetty the Best Actor award, taps into folk traditions to trace contemporary environmental concerns. तो पहली लाइन तो कह रही है कि मी टू मूवमेंट है, हुआ है, कोलकाता की जो रेप और मर्डर की जो केस सामने आई है, ये सारा होते हुए, ये सारा जब हो रहा है ऐसे वक्त पे आतम जैसी फिल्म को एक नेशनल अवार्ड मिला है, जो कि मेल बिहेवियर आफ्टर बीइंग अब्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और आफ्टर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, मेल का बिहेवियर क्या होता है उस पर एक फिल्म है। तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग चॉइस। दूसरा, कन्नाडा जो फिल्म है कांतारा, उसको बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उसी के जो डायरेक्टर है और एक्टर भी है ऋषभ शेट्टी, उनको मिला है ना। और ये फिल्म एक फोक ट्रेडिशन को फॉलो करती है जिसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, उसके अगेंस्ट ये फिल्म है। भूत कोला, अ ट्राइबल रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम द कोस्टल कर्नाटका इज द सेंटर पीस विच शेट्टीज फ्रेंजीड इंटरप्रिटेशन। ये जो फिल्म है ये भूत कोला नाम के एक रिचुअल पे बेस्ड है जो कोस्टल कर्नाटक में होता है, ठीक है, वो सेंटर पीस है उसका। और जो लास्ट में फ्रेंजीड इंटरप्रिटेशन, यानी ऋषभ शेट्टी ने जो लास्ट में उसका इंटरप्रिटेशन खुद किया है, मतलब उसने जो टाइप से एक्टिंग की और जिस तरह से उन्होंने समझ के उसको लोगों के सामने दर्शाया है, इन द क्लाइमैक्स गोइंग अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स द फिल्म्स सक्सेस एज वेल एज गेटिंग हिम द नेशनल अवार्ड। उनको नेशनल अवार्ड मिलने के पीछे ये कारण है कि उन्होंने उसे जिस तरह से समझा और जिस तरह से दर्शाया, और स्पेशली जो क्लाइमैक्स में उन्होंने एक्टिंग की है उसकी वजह से फिल्म को सक्सेस भी मिला है और उन्हें नेशनल अवार्ड भी। वन कॉमनैलिटी बिटवीन दीज फिल्म्स, ये जो सारी फिल्म्स है, आतम की बात कर रहा है, कांतारा की बात कर रहे हैं, इज द लैक ऑफ अ फॉर्मूला स्पेशली द काइंड डिक्टेटेड बाय कॉर्पोरेट स्टूडियोज। आजकल हम जो आजकल यानी पिछले कुछ सालों से जो हमें एक फॉर्मूला की बात बताई गई थी कि एक स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, उसमें इतने गाने होने चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा इन फिल्मों में कुछ नहीं है, फिर भी ये फिल्म अच्छी कर रही है ना। आतम in fact originated from a theater group giving its working class members a chance at cinema। आतम ये जो एक्चुअली मूवी है वो एक थिएटर ग्रुप के लोगों को सिनेमा में एक्टिंग करने का चांस मिल गया है ना, गिविंग इट्स वर्किंग क्लास मेंबर्स अ चांस एट सिनेमा, दे प्ले देमसेल्व्स इन द फिल्म। उन्होंने खुद का ही रोल उस मूवी में किया है, वो एक थिएटर ग्रुप पे बेस्ड है जिसमें वो खुद खुद का ही रोल खुद प्ले कर रहे हैं। नित्या मेनन्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इज ऑल्सो एन अनकन्वेंशनल चॉइस। नित्या मेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, इसका भी चॉइस अनकन्वेंशनल है ये कह रहे हैं ऑथर, है ना। तिरुचित्रम्बलम नाम की मूवी है जिसके लिए उनको ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। एज दी एफरवेसेंट शोभना इन तिरुचित्रम्बलम, हर्स इज नॉट अ टिपिकल अवार्ड बेट रोल। इनका जो शोभना का रोल जो उन्होंने तिरुचित्रम्बलम में किया है, उनका जो रोल है वो मूवी में वो अवार्ड बेट रोल नहीं है ना, अवार्ड के लिए बना हुआ कोई ऐसा रोल नहीं था, लग तो नहीं रहा था। येट विद इन द फिल्म स्कीम मतलब प्लान, जो फिल्म का जो प्लान था या फिल्म का जो पूरा प्लॉट था, इट वॉज अ स्टनिंग परफॉर्मेंस विच रेज्ड इट्स ओवरऑल इफेक्ट बाय सेवरल नॉचेस। लेकिन उन्होंने जो फिल्म में उस प्लॉट के हिसाब से जो एक्टिंग की है वो बेहतरीन थी, जो जिसकी वजह से फिल्म का इफेक्ट सेवरल नॉचेस बढ़ गया। सेवरल नॉचेस मतलब सेवरल लेवल्स, काफी लेवल बढ़ गया, समझ गए। तो नाउ गो थ्रू द लास्ट पार्ट, आखिरी पार्ट पढ़ो झट से।
ठीक, डन। चलो, क्या है लास्ट पार्ट में? The awards reinforce the recent trend of South Indian cinema surpassing Bollywood। बॉलीवुड को सरपास कर दिया किसने? जो रीसेंट ट्रेंड है अभी जिसमें साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड को सरपास कर रहा है, बस अवार्ड्स में उसी चीज को फिर से दर्शाया गया है, उसको फिर से प्रूव किया है। रीइंफोर्स का मतलब फिर से उसी चीज को प्रूव करना। which despite its humongous budgets has been finding it hard to match the consistent quality of content from regional industries। है ना, बॉलीवुड सिनेमा में क्या हो रहा है कि ह्यूमंगस बजट्स है, यानी बहुत बड़े बड़े बजट्स है, इन बजट्स के बाद भी उन्हें ये बहुत मुश्किल जा रही है बॉलीवुड को, यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, कि वो कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे। और कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो कि रीजनल इंडस्ट्री से आई है उससे compete करे, ये नहीं हो पा रहा है। It is also heartening that juries and the larger public have started discovering more meaningful content from the southern industries। साउथ की इंडस्ट्री से आने वाला जो अच्छा कंटेंट है वो अभी जूरी और पब्लिक ये दोनों ज़्यादा डिस्कवर करने लगे हैं, यानी ढूंढने लगे हैं और उनको ये अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है। The national awards in the 70th edition seem to have fulfilled to an extent the purpose for which they were instituted। जिस ऑब्जेक्टिव से नेशनल अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था, मतलब शुरू किया गया था, उसी विश्वास को वो पुनर्स्थापित करता हुआ 70वें एडिशन में लग रहा है। कौन सा? कि टू सेलिब्रेट गुड सिनेमा, अच्छे सिनेमा को सेलिब्रेट करने की जरूरत है। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन द एडिटोरियल टुडे। अभी क्या करेंगे हम? अभी इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो पहला बहुत सिंपल सा है, विच फिल्म वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म इन 2024? डायरेक्ट आंसर है, बहुत इजी। व्हाई डज द ऑथर फील दैट लास्ट ईयर्स नेशनल अवार्ड वाज नॉट क्रेडिबल? पिछले साल का जो नेशनल अवार्ड था वो क्रेडिबल क्यों नहीं था, ऐसा ऑथर को लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज नियरली वर्ड Which of the following word has nearly the same meaning to the word humongous? Humongous का आपको सिनोनिम देना है और इस बार ऑप्शंस थोड़े डिफिकल्ट है, राइट? चलो, इन सब के वर्ड्स हम सबके मीनिंग्स हमने ऑलरेडी हमारे जो 10 वर्ड्स की वोकैबुलरी होती है उसमें देखे हैं। ठीक है, विच व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द फिल्म आतम? आतम जो फिल्म है उस मेन आइडिया क्या है? और फिल्म कांतारा इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बाकी के। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू एंड द एडिटोरियल। तो आज यहीं रुकेंगे, अभी कल और एक नए एडिटोरियल और 10 नए वर्ड्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।